गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर 7 का बी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम, जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? हाइड्रोस्टैटिक्स। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस किया था इस यूनिट का, जिसका नाम था सॉलिड, जिसमें हमने इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस किया था। इस यूनिट का स्टार्टिंग चैप्टर था। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है, उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं, जरूर देखें। और मेरे चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर सब्सक्राइब करें, और जो वीडियोस हैं अगर पसंद आए तो उनको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं कि जो चैप्टर का नाम है वो है बच्चों हाइड्रोस्टैटिक्स। ध्यान से समझना है। आज हम बेसिक्स जो हैं इस चैप्टर के उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। बेसिक पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब है यहां पर कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड्स एट रेस्ट। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि फ्लूइड्स एट रेस्ट। अब पॉइंट आता है कि आप कहेंगे कि सर हमें एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब हमें पता है कि रेस्ट क्या होता है, फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, फ्लूइड्स जो हैं वो सब्सटेंस होते हैं जिनके ऊपर जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और वो किस में आ जाए? मोशन में आ जाए। किस में आ जाए? मोशन में। ये मींस दे स्टार्ट टू मूव। अब फ्लूइड्स जो हैं, मैंने कहा कि जिनके ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें एंड दे स्टार्ट टू फ्लो, यानी वो बहना शुरू कर दें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, आप कहेंगे कि सर कोई भी बॉल है या कोई वुडन बॉक्स है, उसके ऊपर भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो चलना शुरू हो जाता है, तो क्या वो भी फ्लूइड होगा? नहीं होगा। बच्चों, जो सॉलिड्स होते हैं उन्हें हमें ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है। मींस जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है, जो हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था, शेयर स्ट्रेस, वो सॉलिड के लिए ज्यादा होता है, और जो फ्लूइड है उसके लिए ये शेयर स्ट्रेस है वो कम लगाना पड़ता है, और इजीली जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। लिक्विड में अंतर है। लिक्विड ऑटोमेटिकली आप डालेंगे कहीं पर भी तो वो फ्लो होता है, दैट इज लिक्विड। फ्लूइड में क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी वो है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो यहां पर मैं फ्लूइड है, फ्लूइड की डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पर कि फ्लूइड्स हैं वो क्या होते हैं। फ्लूइड्स, तो यहां पर लिखेंगे फ्लूइड इज द नेम गिवन टू ए substance which begins to flow when external force is applied. एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यहां पर आप पूरा लिखते हैं। क्लियर? तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो वो क्या करना शुरू कर देंगे? फ्लो करना शुरू कर देंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्लूइड होते हैं उनके शेयर स्ट्रेस है वो लेस होता है, सॉलिड का शेयर स्ट्रेस ज्यादा होता है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई फ्लूइड्स की। तो हाइड्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर का नाम है, तो मतलब हम फ्लूइड एट रेस्ट के से रिलेटेड जो हैं वो टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्लियर? एक होता है बच्चों हाइड्रोडायनेमिक्स, जो आगे आएगा, जिसमें फ्लूइड इन मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इस चैप्टर में हाइड्रोस्टैटिक्स है, मतलब हाइड्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। कि फ्लूइड है वो किस पर है? रेस्ट पर है। अब प्यारे बच्चों, आगे हम छोटी छोटी बातें हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो फ्लूइड्स होते हैं,
फ्लूइड्स, वो क्या करते हैं बच्चों, एक थ्रस्ट एक्सर्ट करते हैं। थ्रस्ट क्या करते हैं, थ्रस्ट एक्सर्ट करते हैं। थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट एक अपवार्ड फोर्स होता है कि जब भी हम फ्लूइड के में कोई भी बॉडी रखेंगे तो फ्लूइड है उसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स लगाएगा। थ्रस्ट का मतलब अपवार्ड फोर्स है, वो उसके ऊपर लगाएगा। तो जैसे फ्लूइड एट रेस्ट है, तो रेस्ट पर फ्लूइड कब रहेगा, जब हम फ्लूइड को किस में डालेंगे बेटा, किसी वेसल में, बर्तन में। जैसे हमारे पास एक कोई वेसल है, क्या है, वेसल। वेसल मीन्स बर्तन, कोई भी बर्तन है, उसमें हमने यहां पर क्या डाल दिया बच्चों, फ्लूइड। तो इस वेसल के अंदर ये फ्लूइड है वो किस पर है, रेस्ट पर है। किस पर है, रेस्ट पर रहेगा, फ्लूइड एट रेस्ट। तो अब इस फ्लूइड के अंदर हम कोई भी बॉडी जो है वो इसके अंदर रखेंगे तो ये कहता है कि इसके ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा। थ्रस्ट फोर्स का मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसे हम थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। बच्चों ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको जरूर ध्यान से देखना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है, तभी आगे चैप्टर है वो समझ में आएगा। तो इसके ऊपर यहां पर अपवर्ड एक फोर्स लगता है। जैसे यहां पर एक सेंटर मानते हैं, तो हमने थर्ड यूनिट में पढ़ा हुआ था कि ऊपर की तरफ क्या काम करेगा, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, और एग्जैक्टली डाउनवर्ड बॉडी का क्या होता है, वेट, mg। नॉर्मल रिएक्शन आपके पास किसके बराबर होगा, r के बराबर, क्लियर, जो बॉडी के परपेंडिकुलर होता है। और इसके ये बराबर होगा f के। f का मतलब जो रिएक्शनल फोर्स होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, क्लियर। डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो ऊपर की तरफ भी फोर्स लगेगा। जब हम इसको रिजोल्व करेंगे टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, तो बच्चों एक कंपोनेंट इसका ये आएगा, एक कंपोनेंट बच्चों ये आएगा, क्लियर। तो यहां पर एक एंगल थीटा बनेगा, तो यहां पर इस कंपोनेंट को हम कहेंगे बच्चों एफ कॉस थीटा। ये कंपोनेंट है वो होगा एफ साइन थीटा, क्लियर हो गया। ये फ्लूइड के अंदर कोई भी सब्सटेंस है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, जैसे रेक्टेंगुलर शेप में कोई भी रख दिया तो बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा तो नहीं रहेगा, तिरछा हो जाएगा, तो इसलिए ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे काम करेगा। तो यहां पर आपके पास इसको रिजोल्व करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा फोर्स रिएक्शन फोर्स। तो एफ को रिजोल्व करेंगे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, एफ कोस थीटा एंड एफ साइन थीटा। तो यहां पर एफ जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो फोर्स होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स तो लगेगा, थ्रस्ट फोर्स, क्लियर। तो यहां पर इसका मतलब एफ नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब एफ कोस थीटा दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि बॉडी के ऊपर फोर्स कहां काम करेगा, ऊपर की तरफ, तो यहां पर नहीं करेगा। तो इसका मतलब एफ कोस थीटा है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो इसमें एफ है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कोस थीटा दैट इज इक्वल टू जीरो। कि बच्चों इसमें एफ है, एफ कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें एफ जीरो नहीं है, तो इसका मतलब कोस थीटा जीरो है। तो कोस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री, क्लियर। तो यहां पर ये जो एंगल काम करेगा, ये एंगल थीटा है वो कितनी डिग्री होगा बच्चों, 90 डिग्री। तो मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, थ्रस्ट कहते हैं, अपवर्ड फोर्स, क्लियर। और यहां पर लिक्विड जो है इक्विलिब्रियम में होगा, किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में। यहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी लागू होती है, इक्विलिब्रियम मतलब बराबर, हर जगह से जो फोर्स लगता है वो बराबर है, क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब इसमें जो परपेंडिकुलरली यानी जो थ्रस्ट है, अपवर्ड जो फोर्स काम करेगा वो कैसे काम करेगा बच्चों, यहां पर हमने बताया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अपवर्ड जो फोर्स है या थ्रस्ट फोर्स है वो कितना काम करेगा, 90 डिग्री पर काम करेगा, क्लियर। तो ये अपवर्ड जो फोर्स काम करता है उसे हम थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोला जाता है, थ्रस्ट बोला जाता है, इस बात का ध्यान रखना है, क्लियर। अब बच्चों जो थ्रस्ट है मैंने आपको बताया, जो अपवर्ड फोर्स लगता है, क्या लगता है, अपवर्ड फोर्स। जो थ्रस्ट है वो एक प्रकार से क्या है बच्चों, अपवर्ड फोर्स है, जो कि 90 डिग्री पर काम करता है। तो इसकी जो SI यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी बच्चों, न्यूटन के बराबर। किसके बराबर होगी, न्यूटन। मतलब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और फोर्स की जो CGS यूनिट होती है बच्चों वो क्या होती है, CGS यूनिट। CGS यूनिट है वो क्या होती है बच्चों, डाइन। किसके बराबर होती है, डाइन के बराबर। अब ये
आप थ्रस्ट फोर्स लगेगा, फोर्स जो लगेगा, इसके बाद जो बात आती है कि प्रेशर की ओर बात आती है बच्चों, प्रेशर ऑफ लिक्विड, कि जो लिक्विड है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। लिक्विड है वो क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो यहां पर बता देता हूं कि द नॉर्मल फोर्स जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? थ्रस्ट, जो कि परपेंडिकुलर अपवर्ड लगता है उसे थ्रस्ट कहते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होंगे बच्चों। थ्रस्ट एक्सर्ट होता है तो द नॉर्मल फोर्स exerted by a liquid at rest per unit area of the surface in contact with it is called pressure of liquid, प्रेशर ऑफ लिक्विड, या इसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो क्या लिखा मैंने डेफिनेशन में? द नॉर्मल फोर्स, जो अभी बताया अपवर्ड काम करेगा परपेंडिकुलर, एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, यानी जो लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट होगा, लिक्विड जो लगाएगा, एट रेस्ट, यानी जब लिक्विड किस पर है? रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस के पर यूनिट एरिया, मतलब बटे में एरिया, इन कॉन्टैक्ट विद इट, यानी जो भी आपके पास एरिया कॉन्टैक्ट होगा किसके साथ? लिक्विड के साथ, उसके पर यूनिट एरिया जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा? प्रेशर ऑफ लिक्विड कहलाएगा। तो प्रेशर जो होता है बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है, प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर जो प्रेशर ऑफ लिक्विड होगा तो वो नॉर्मल फोर्स, यानी थ्रस्ट फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगा, वो पर यूनिट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस कॉन्टैक्ट विद इट, यानी लिक्विड के साथ जो भी कॉन्टैक्ट एरिया होगा वो पर यूनिट के बराबर होगा। प्रेशर है, इसकी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स है वो किसके बराबर होता है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको मिलाकर कंबाइन एक सिंगल यूनिट बनती है बच्चों, पास्कल। क्या बनती है? पास्कल बनती है, पास्कल यूनिट। ठीक है। और प्रेशर जो है बच्चों, प्रेशर ऑफ लिक्विड है या नॉर्मल प्रेशर है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं है। क्लियर? तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट। तो प्रेशर है वो लिक्विड भी एक्सर्ट करता है, चाहे वो वेसल है या कुछ भी है। वेसल है, बर्तन है, जिसमें भी आप लिक्विड डालेंगे तो वो वेसल जो है वो लिक्विड के ऊपर भी प्रेशर लिक्विड जो है प्रेशर डालेगा किसके ऊपर? वेसल के ऊपर, या कोई और आप ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, उसके अंदर डालेंगे तो भी उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? थ्रस्ट फोर्स लगेगा, जो अपवर्ड 90 डिग्री पर होगा। क्लियर? ये बात थी प्रेशर के बारे में, प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड फोर्स के बारे में। अब बच्चों हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर का कुछ कंसेप्ट्स हैं, लगते हैं, उनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल बैग की जो स्ट्रिप होती है वो एरिया उसका ज्यादा होता है। क्लियर? अगर उसकी जगह पर हम बारीक पट्टी लगा देंगे तो क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा कि जो प्रेशर है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। एक कंसेप्ट बता देता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर एरिया और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसलिए जो स्कूल बैग की स्ट्रिप होती हैं उनका एरिया ज्यादा होता है, तो एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, इसलिए आप इजीली बैग को हैंडल कर सकते हैं। क्लियर? यानी वो पेनफुल नहीं होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है जैसे ऊंट है, कैमल। कैमल के पैर जो हैं वो कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं, उनका एरिया कैसा होता है? ज्यादा। तो इसलिए वो इजीली रेगिस्तान में चल सकते हैं, क्योंकि उनका एरिया ज्यादा हो गया, प्रेशर क्या होगा? कम होगा। एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम। तो प्रेशर कम होगा तो उसके पैर हैं वो रेत में कम धसेंगे। जैसे आप रेत में साइकिल चलाएंगे तो साइकिल के टायर का एरिया क्या होता है? कम होता है, तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। इसलिए साइकिल के जो टायर हैं वो रेत में धस जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, और आपको साइकिल चलाने में परेशानी होगी, आप साइकिल नहीं चला पाएंगे, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर? इसी प्रकार और कुछ कंसेप्ट्स आते हैं कि नेल्स का मतलब कील वगैरह जो होती है उनका आगे से है वो बारीक होती है और पीछे से मोटी होती है। आगे से बारीक होने का मतलब क्या है कि आगे से एरिया क्या है? कम है, तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो इजिली वो जो है वो अंदर वुड के अंदर या दीवार के अंदर चली जाएगी। इसी प्रकार डॉक्टर हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, सिरिंज है, सिरिंज का आगे से एरिया कैसा होता है? बारीक। इजिली वो स्किन में चली जाएगी। एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? और प्रेशर ज्यादा होगा तो फोर्स है वो हमें कम ही लगाना पड़ेगा। क्लियर? कम फोर्स लगाकर ज्यादा प्रेशर है वो हम ले सकते हैं। क्लियर? क्योंकि यहां पर फोर्स और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर भी कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली आएंगे। कैसे आएंगे? देखिए यहां पर मैं क्या कर देता हूं, एरिया को उधर ले जाता हूं, इधर क्या आ जाएगा? प्रेशर यानी फोर्स अपॉन प्रेशर, ये इसके नीचे है, तो दोनों क्या हो गए? डायरेक्टली। एरिया कम है तो फोर्स भी कम होगा, एरिया ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा। तो इसलिए नीडल है, नीडल के आगे से एरिया कैसा है? कम, तो फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा और प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो इजिली वो स्किन के अंदर चली जाएंगी। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं, किसके हैं? प्रेशर से रिलेटेड, प्रेशर की कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड। क्लियर हो गया? अब हम आगे चलते हैं। तो ये प्रेशर है वो लिक्विड भी डालता है और अदर कंसेप्ट्स हैं वो भी प्रेशर के ऊपर काम करते हैं। आगे हम बेसिकली जो बात करने जा रहे हैं वो डेंसिटी की बात करने जा रहे हैं बच्चों। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आप इजीली नोट्स बना सकें। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड as the mass per unit volume, mass per unit volume of the substance, clear? that is called density। तो जो डेंसिटी है इसके फार्मूले में लिख देता हूं, ये होगा बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, इस चैप्टर में यूज होंगे जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों जो डेंसिटी है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो जो मास अपॉन वॉल्यूम होती है वो मास डेंसिटी कहलाती है। डेंसिटी केवल मास अपॉन वॉल्यूम नहीं होती है। आप +2 में जाएंगे तो चार्ज डेंसिटी होगी, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम या चार्ज अपॉन एरिया। क्लियर? तो वो क्या कहलाएगी? डेंसिटी कहलाती है। तो मास डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, कंसेप्ट वही है। मास है तो मास ऊपर आ जाएगा, चार्ज है तो चार्ज ऊपर आ जाएगा, वॉल्यूम नीचे रहेगा। क्लियर? तो जो डेंसिटी है इसको बच्चों रो से डिनोट करते हैं, ये इस प्रकार। ये पी तो आप ऐसे बनाते हैं, इसका जो ये पोर्शन है इसको लंबा बनाते हैं थोड़ा सा, रो से डिनोट करते हैं। तो रो डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी बेटा? किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब।
मास की यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होगी, तो ये इसकी एसआई यूनिट होगी। सीजीएस यूनिट जो है वो होगी बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, सॉरी स्क्वायर लिख दिया, क्यूब के बराबर। क्लियर, ये सीजीएस यूनिट। तो डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम है। तो इस कंसेप्ट को भी समझना है बच्चों, क्या कि अगर मास अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यूनिट वॉल्यूम कैसे बनेगा, जिसमें एक यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जिसमें लेंथ है वो 1 हो, ब्रेथ है वो भी 1 हो और हाइट है वो भी 1 हो। तो आपके पास वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये तीनों किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो आपके पास वॉल्यूम कैसा आएगा, यूनिट वॉल्यूम। तो एक ऐसा वॉल्यूम, मतलब कमरा लगा लीजिए, कोई भी बॉक्स लगा लीजिए, उसमें कितना मास आया है किसी भी सब्सटेंस का, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, डेंसिटी कहलाएगी। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो उसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट एरिया, यानी 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर कितने लोग रहते हैं, वो उस एरिया की क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी। क्लियर। तो इसी प्रकार मास डेंसिटी है, तो डेंसिटी जो है, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, ध्यान रखना इस चीज का। वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये मास के ऊपर भी डिपेंड करती है, मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो। अब देखिए जर्नल एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे यहां पर 1 किलोमीटर का एरिया है, उसमें 500 लोग रहते हैं, 500। एक यूनिट किलोमीटर का एरिया, इसमें 600 लोग रहते हैं। क्लियर। एरिया तो कैसा है, सेम, तो इसकी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हुई, ज्यादा, ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हुई, कम। तो इसी प्रकार मास का भी होता है बेटा, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं वो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, वो आपके पास जो है पर यूनिट वॉल्यूम, वो उसकी क्या बताते हैं बच्चों, डेंसिटी के बारे में बताते हैं। क्लियर, नोट कर लिया। इसके साथ ही हमारे पास एक डेंसिटी से रिलेटेड बात आती है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। रिलेटिव का मतलब होता है संबंध, रिलेशन का मतलब क्या होता है, संबंध। तो किसके साथ रिलेटिव करेंगे, तो हमेशा हम वाटर की डेंसिटी के साथ रिलेशन करेंगे। तो रिलेटिव जो डेंसिटी होगी बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहेंगे सर ये 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया, क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो उस सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। क्लियर। तो इन दोनों का क्या हो गया संबंध, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का संबंध किसके साथ है, वाटर की डेंसिटी के साथ। तो ये क्या हो गई बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी हो गई। और बच्चों इसकी जो SI, जो रिलेटिव डेंसिटी है, इसकी SI यूनिट क्या होगी, नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो है तो दोनों क्या, डेंसिटी डेंसिटी, इसलिए ये क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो यहां पर रिलेटिव डेंसिटी की आप डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये किसके बारे में बात की हमने, डेंसिटी के बारे में बातें की। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड, हाइड्रोस्टैटिक्स के चैप्टर से रिलेटेड। आगे हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।